हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और फाइनली मैं सॉ 4 को एक्सप्लेन करूंगा। एंड बॉय ट्रस्ट में, इस पार्ट में सॉ सीरीज के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। एक जरूरी बात कि अगर आप इस वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हो तो इसे यही पॉज करके इसके प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखें, खास करके इसके पिछले पार्ट को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये एक्सप्लेनेशन आपके सीधे ऊपर से चली जाएगी। अज्यूमिंग कि आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स के मेरे एक्सप्लेनेशन देख लिए हैं, चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, जिगजॉ फाइनली अपने ही परीक्षा का शिकार बन गया, जिसके ठीक बाद ये मूवी शुरू होती है, जहां जिगजॉ के लाश का पोस्टमार्टम चल रहा होता है। पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके दिमाग में मूवी की शुरुआत में ही एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर उन्हें जिगजॉ की लाश मिली कैसे, क्योंकि पार्ट 3 में उस लोकेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वहीं जिगजॉ के मरते ही वो रूम हमेशा के लिए लॉक हो गया। ये मिस्ट्री क्लाइमेक्स में रिवील होगा। डॉक्टर पोस्टमार्टम के नियम के अनुसार उसका चीर फाड़ करने लगते हैं, पर जब वो उसके पेट को काट कर निकालते हैं, तब पिछले पार्ट का जिगजॉ का उस वैक्स से कवर्ड कैसेट को निगलने का प्लॉट रिवील होता है, जिसे सुनने के बाद हॉफमैन एकदम सुन पड़ जाता है, क्योंकि कैसेट में उसके लिए धमकी होती है कि उसके मरने के बावजूद उसका गेम अब भी जारी रहेगा और बाकी डिटेक्टिव्स की तरह उसे भी उसके टेस्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि द गेम हैज जस्ट बिगन। और फिर मूवी जिगजॉ के एक और डेडली ट्रैप की तरफ मुड़ जाती है। पर एक मिनट, अगर जिगजॉ और उसकी इकलौती साथी अमेंडा मारी गई तो ये ट्रैप किसने बिछाया? वहीं इन्हें ही क्यों टारगेट किया गया? ये भी आगे रिवील होगा। जहाँ दो लोग चैन, एक का मुंह तो दूसरे की आंखें सिली होती है। जिगजॉ का ये ट्रैप भी इंजीनियस होता है, क्योंकि एक देख तो सकता है पर सामने वाले को उनके डेडली ट्रैप्स के बारे में बता नहीं पाता। वहीं दूसरा सुन और बोल तो सकता है पर उसके डेडली सिचुएशन को नहीं देख सकता। वहीं उसके नेक के पीछे उनकी आजादी की चाबी छुपी होती है। और जिगजॉ गेम को इस तरह सेटअप करने में सफल हो जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे को खतरा समझकर लड़े। इससे पहले कि दोनों कुछ समझे, मशीन ट्रिगर हो जाता है और दोनों को मसलने के लिए अपने तरफ खींचने लगता है। जाहिर तौर पर पहलवान को भनक लग जाती है कि वो किसी जानलेवा सिचुएशन में फंसा है। वहीं उसे दूसरे की मौजूदगी महसूस होती है, जिससे उसे कोई जवाब न आने पर वो उसे खतरा समझकर अंधाधुंध वार करने लगता है, जिससे दोनों में भयंकर हाथापाई हो जाती है। पर अंत में दूसरा पहलवान को घायल करने में सफल हो जाता है और चाबी की मदद से आजाद होने पर वो सीन वहीं कट होकर स्वाट टीम की तरफ मुड़ जाती है, जो टिप के बेस पर जिगजॉ के न्यू अड्डे पर रेड करते हैं, जहां उन्हें एलिसन की लाश उसी हालत में मिलती है जैसे अमेंडा ने पिछले पार्ट में छोड़ा था। एलिसन की हालत देखने के बाद स्वाट कमांडर रिग एकदम टूट जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग मरते जा रहे हैं। और तभी सॉ सीरीज में न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, एजेंट पेरेस और स्टॉर्म, जो सीक्रेटली एलिसन के साथ इस केस पर काम कर रहे थे। और उन्हें आखिरी बार एलिसन से पहेली में अजीब संदेश के अलावा एक चाबी भी मिला, जिसका मतलब हॉफमैन को भी पता नहीं होता। हॉफमैन क्लेम करता है कि इसके पीछे जरूर जिगजॉ की साथी अमेंडा का हाथ है, पर स्टॉर्म एक शॉकिंग शक क्लेम करता है कि इसके पीछे उनमें से कोई ऑफिसर जिगजॉ की मदद कर रहा है, वरना अमेंडा के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो एलिसन को इतने आसानी से ट्रैप में फंसा सके। वहीं ये ट्रैप जिगजॉ के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि नजदीक पड़े अनलॉक लॉक से उन्हें समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एलिसन को मारने के लिए सेटअप किया गया था। इसके अलावा उन्हें वारदात पर एक बुलेट भी मिलता है, जिसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। पर एज एन ऑडियंस हमें अब कुछ सवाल आते हैं कि आखिर हॉफमैन को कैसे पता कि अमेंडा जिगजॉ की साथी थी, क्योंकि पिछले पार्ट्स में ये कहीं पे भी रिवील नहीं हुआ। वहीं एलिसन ने मरने से पहले स्टॉर्म को कब वो क्लू और वो चाबी दी, उन्हें इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, ये मिस्ट्री भी आगे समझेगा। रिग अब एकदम परेशान, वो अब भी उम्मीद में होता है कि एरिक जिंदा है, इसलिए वो जिगजॉ के वाइफ के इंटरोगेशन वीडियो और कुछ सबूत चेक करता है सुराग के लिए, जिसके बैकग्राउंड में किसी की आवाज सुनाई देती है कि वो उसका लॉयर है। पर फिर हॉफमैन उसे याद दिलाता है कि एलिसन 6 दिन के लिए गायब थी और उसका ये हशर हुआ। एरिक तो फिर भी 6 महीने से गायब है। वो इन शॉर्ट ये समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी को सेव नहीं कर सकता और उसे जबरदस्ती घर भेज देता है। वहीं एजेंट जिगजॉ की फाइल स्टडी करते दौरान उनके बातों से पता चलता है कि जिगजॉ 2 और ऑफिसर्स को अपना शिकार बनाने के पीछे है, जिसका उन्हें टिप मिला, पर आखिर वो कौन है ये अब भी मिस्ट्री है। फिर तभी हॉफमैन को न्यूज मिलता है कि एक और डॉक्टर लापता हो गई है, और तभी क्यूरियोसिटी में हाथ में वो टॉय देखकर उससे सवाल करती है
है कि लड़का या लड़की, पर वो कॉम्प्लिकेटेड कहानी बताकर चला जाता है। पर अब हॉफमैन इस बात से अनजान कि शायद वही जिगजॉ का अगला शिकार है, क्योंकि कोई एनवेलप रखते समय जिगजॉ उसे दबोच लेता है। इतना कम नहीं था कि उसके तुरंत बाद रिक भी जिगजॉ का शिकार बन जाता है। अंत में जब उसे होश आता है तब कोई टाइमर अचानक से ट्रिगर हो जाता है और उसे वही झटका लगता है जिसका उसे सबसे बड़ा डर था कि वो अब जिगजॉ के जाल में है। जिगजॉ उसे अपने मैसेज में बताता है कि अब तक उसके सारे साथी मारे गए, जिसके कारण उसमें लोगों को बचाने का जुनून चढ़ता गया। पर जिगजॉ के मुताबिक भी वो सभी को बचा नहीं सकता, क्योंकि लोगों को सिर्फ वो खुद बचा सकते हैं। इन शॉर्ट जिगजॉ ये समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग वहाँ अपने कर्म के कारण कैद किए गए और उसने उन्हें आजाद होने का पूरा मौका दिया, पर वो उसके टेस्ट में सफल नहीं रहे, जिसमें रिक खुद कुछ कर नहीं सकता। जिगजॉ उसे लाइव फीड दिखाता है, जहाँ अब फाइनली रिवील होता है कि एरिक अब भी जिंदा है और जो हॉफमैन के साथ किसी खतरनाक ट्रैप में कैद है। अगर वो चाहे तो उन्हें उसके टेस्ट के बाद बचा सकता है, पर जिगजॉ उसे वार्निंग देता है कि उनकी जिंदगी उसके हाथों में है। क्या उसमें सीखने की काबिलियत है कि कैसे कभी कभी दूसरों को खुद से बचाने के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसा कि अब तक किसी ने भी जिगजॉ के वार्निंग पर इतना ध्यान नहीं दिया, रिक भी वही गलती कर बैठता है और दोनों को बचाने के जुनून के साथ आगे बढ़ता है। जहाँ पहले टेस्ट में उसे ब्रेंडा नाम की लड़की किसी खतरनाक चेयर में जिगजॉ के मास्क में ट्रैप मिलती है। जिगजॉ उसे वार्न करता है कि हालांकि उसे उस पर तरस आ रहा है, पर वो कई लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में ढकलने के लिए जिम्मेदार है, जिसे जीने का हक नहीं। पर जाहिर तौर पर रिक का मन नहीं मानता और उसे बचाने पड़ता है। ब्रेंडा सबसे पहले रिक से सवाल करती है कि क्या वो पुलिस है, जिसका रिक हाँ में जवाब देता है। पर इस पूरे गड़बड़ में ट्रैप ट्रिगर हो जाता है और लड़की के बाल मशीन में खींचने लगते हैं। पर जब तक रिक को समझी कि लॉक के कोड गेयर्स के पीछे छिपे हैं, उसके सिर का स्किन उखड़ने लगता है। लकीली एन मौके पर रिक उसे छुड़ा लेता है, पर उसका धन्यवाद करने के बजाय वो उस पर चाकू से वार करने लगती है। जाहिर तौर पर अपने बचाव में रिक को उसे मारना पड़ता है, पर तभी ब्रेंडा के टेप से उसे पता चलता है कि ये जिगजॉ का डबल साइडेड गेम था, कि अगर रिक ने उसे बचाया तो उसे रिक को खत्म करना होगा, वरना रिक उन फोटोज की मदद से उसे जेल भेज देगा। अब हमें समझ आता है कि शुरुआत में वो रिक से क्यों सवाल करती कि क्या वो सच में एक पुलिस है। वहीं क्राइम सीन पर मिले बुलेट की जांच करने के बाद एजेंट्स को बड़ा झटका लगता है कि वो बुलेट दरअसल ऑफिसर रिक के गन से मैच करता है। पर जब तक वो रिक से पूछताछ कर सके, रिक जिगजॉ के क्लू के अनुसार अगले टेस्ट के लिए निकल चुका होता है और घटना पर लाश और पिक्चर्स को देखने के बाद एजेंट्स का शक रिक पर बनने लगता है कि शायद वही जिगजॉ का नया शागिर्द है। और एरिक के पिक्चर से उन्हें यकीन हो जाता है कि वो अब भी जिंदा है। पर उन पिक्चर से स्ट्रैम को एक खास सवाल आता है कि आखिर इन 6 लोगों को जिगजॉ ने क्यों शिकार बनाया। अगर इसका पता चल जाए तो शायद जिगजॉ को पकड़ा जा सकता है। और तभी स्टॉर्म की नजर एक और हिडन क्लू पर पड़ती है। दीवार पर लगी जिगजॉ के वाइफ की पिक्चर्स बाकी सभी पिक्चर से ऑड वन आउट नजर आती है, यानी कि शायद से जिगजॉ जानबूझकर उन्हें किसी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सबसे पहले पूछताछ के लिए वो जिगजॉ के वाइफ जिल को रिमांड में लेते हैं। वहीं अब फ्लैशबैक्स में हमें दिखाया है कि पार्ट 3 में अमेंडा के मुठभेड़ के बाद एरिक को कोई अनजान घसीटते हुए किसी कोठरी में कैद कर दिया, जहां उसे टॉर्चर भरी जिंदगी बितानी पड़ी। पर अब हमें सवाल आते हैं कि आखिर किस कारण से एरिक को इतने महीनों तक जिंदा रखा गया, जबकि जिगजॉ खुद कभी ऐसा नहीं करता। वहीं आखिर कौन है जिगजॉ का नया साथी, जिसका प्लॉट अब रिवील होता है, जिसने दोनों को एक जीनियस ट्रैप में कैद किया होता है, जो पूरी तरह एरिक के वजन पर निर्भर होता है। जैसे ही एरिक के नीचे का बर्फ पिघल जाएगा, उसके लटकते ही वजन हॉफमैन के सर्किट को कंप्लीट कर देगा, जिसके कारण एरिक दम घुटने से तो दूसरी तरफ हॉफमैन बिजली के झटके से मारा जाएगा। पर वो उन्हें एक गुड न्यूज देता है कि वो सभी यहाँ से आजाद हो जाएंगे अगर कोई मिस्टीरियस गाय अपना टेस्ट पास कर ले तो। दूसरी तरफ रिक रूम की चाबी को फॉलो करते हुए किसी मोटेल जा पहुंचता है, जहाँ उन दोनों की में से जो दूसरे की जान ले सकता है का प्रयोग करने के बाद उसे पता चलता है कि मोटेल का ओनर इवान एक सीरियल रेपिस्ट है, जिसे उसे जिगजॉ के मैसेज के अनुसार उसे एक डेडली ट्रैप में लॉक करना है, ताकि वो सही तरीके से अपने गुनाह का पश्चाताप कर सके। उसकी ब्रूटल क्राइम्स का पता चलने पर रिक गुस्से में उसे गन के नोक ट्रैप पर स्ट्रैप करने में मजबूर कर देता है। ट्रैप के अनुसार उसे आजाद होने के लिए अपने आंखों का बलिदान करना पड़ेगा, जिसके मदद से उसने कितने ही इनोसेंट को अपना शिकार बनाया, वरना समय होते ही उसके शरीर का 4 भाग हो जाएगा। वो कैसे तो हिम्मत करके अपने एक आंख का बलिदान करता है, पर दूसरे के लिए उसे हिम्मत नहीं होता और अंत में उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। जिसके ठीक बाद रिक को अगला क्लू पहले में मिलता है, जिसको सॉल्व करने के बाद उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि कुछ समय पहले उसने एक बच्ची को बचाने की कोशिश की थी, जिसका टीचर उस पर अत्याचार किया करता था और उसकी पत्नी भी डर के मारे उसका साथ दिया करती थी। पर अपने वकील की मदद से वो बचकर निकल गया, जिस पर गुस्से में रिक उसे पंच कर बैठता है। पर
और उसका वकील इन रिटर्न रिक पर केस करने पड़ता है, पर हॉफमैन के बीच में पड़ने पर रिक बच जाता है, पर जाते जाते वो दोनों को वार्न कर जाता है कि वो कभी तो उनसे अपने क्लाइंट का बदला लेकर रहेगा। वहीं एजेंट्स उन पिक्चर्स की मदद से रिक की लोकेशन का पता कर लेते हैं, पर रिक यहाँ से भी निकल चुका होता है। अब जिग्जॉ के सारे मैसेज को एनालाइज करने के बाद स्ट्रैम को रियलाइज होता है कि दरअसल जिग्जॉ उसे हायर करने की कोशिश कर रहा है कि एज जिग्जॉ वो ये सब क्यों कर रहा है। वहीं मोटेल की सीसीटीवी फुटेज से उन्हें एक सफलता मिलती है कि इस डेडली ट्रैप को सेटअप करने वाला आर्ट ब्लैंक नाम का लॉयर है, जो कई प्रॉपर्टीज का मालिक है और जो सरप्राइजिंगली पिछले 2 हफ्तों से गायब है। अब एजेंट्स तुरंत उसके एक प्रॉपर्टी पर रेड करते हैं, पर जिग्जॉ यहाँ भी तेज निकलता है क्योंकि उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो सबूत का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। पर वहाँ पड़े फाइल्स को देखने के बाद उनकी हालत पतली हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो टिप मिली थी कि जिग्जॉ और 2 ऑफिसर्स के पीछे है, वो और कोई नहीं बल्कि ये खुद है। अब स्ट्रैम और भी गुस्से में जिल से पूछताछ करता है, जहां अब फ्लैशबैक में जिग्जॉ की कुछ खास जानकारी का पता चलता है। दरअसल जॉन के जिग्जॉ बनने से पहले वो एक टैलेंटेड इंजीनियर था जो चाइनीज ज़ोडिएक द ईयर ऑफ द पिग गिडियन पर बहुत विश्वास करता था। इतना कि उसने अपने आने वाले बच्चे का जन्म भी इस तरह प्लान किया था कि वो उसी दिन पैदा हो, जिसका नाम भी उसने गिडियन तय किया था। पर वो जिल के एक काम से खुश नहीं था, जहाँ वो नशेड़े लोगों को ड्रग की आदत छुड़ाने में मदद करती है, जबकि इन्हें अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि कई लोगों की आदत छूटने के बावजूद वो फिर से लत के साथ लौट आते हैं। इस फ्लैशबैक में हमें वो कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जिन्हें पार्ट 2 में दिखा गया था, जैसे कि गस और माइकल। पर फिर एक दिन जब जॉन जिल का इंतजार कर रहा था और जब एक ड्रग एडिक्ट उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, बाय द वे इसे भी हमने पार्ट 2 में देखा था। जिल का एक पेशेंट किसी नशीले ड्रग के लालच में क्लिनिक में घुस आया, जिसके भागते समय जिल को बुरी तरह से चोट लग गई और जिसके कारण वो अपना बच्चा खो बैठी। जॉन अब पूरी तरह से शैटर्ड, उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि वो कैंसर के एंड स्टेज में है। अब जिंदगी से सब कुछ हारा हुआ वो खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, पर ब्रूटल कार क्रैश सर्वाइव करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि इंसान का शरीर कई डेंजरस टॉर्चर्स को सह सकता है, और वहीं इनके जैसे लोगों को जिन्हें अपनी लाइफ की कोई कदर नहीं, जब तक इन्हें इसकी अहमियत ना सिखाया जाए ये लोग नहीं सुधरेंगे। और इस तरह जिग्जॉ ने जन्म लिया, जिसका पहला शिकार उसके बच्चे का कातिल सेसिल बनता है। अपने पहले इंजीनियर टैलेंट की मदद से बनाए इंजीनियर ट्रैप के अनुसार जिग्जॉ उसे पूरा मौका देता है रिहा होने का, जिससे उसे छूटने के लिए अपने चेहरे को नोकीले चाकू की तरफ दबाना पड़ेगा। पर जाहिर तौर पर वो उसके टेस्ट में सफल नहीं होता और अंत में जिग्जॉ का पहला शिकार बनता है। अब कहानी मूवी की तरफ लौटते हुए रिक क्लू को सॉल्व करके उसी स्कूल जा पहुंचता है जहां वही पेरेंट्स रेक्स और मॉर्गन बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां जिग्जॉ ने उनके शरीर के ऐसे हिस्से में सरिया आर पार घुसाया होता है जो खास करके रेक्स के लिए जानलेवा होता है, जिसे निकालते ही मॉर्गन तो बच सकती है पर रेक्स मारा जाएगा। उनका गेम दरअसल कब का शुरू हो गया था, जहां मॉर्गन जिग्जॉ के इंस्ट्रक्शन के अनुसार सारे सरिया को निकालने में सफल रहती है, पर आखिरी के लिए उसमें हिम्मत नहीं बचती। ये देखकर रिक को उस पर तरस आता है, क्योंकि वो उस क्राइम में डायरेक्टली शामिल नहीं थी, इसलिए उसे आजाद करके सलाखों से छूटने का चाबी देकर अपने अगले क्लू को रिसीव करता है। पर अगले क्लू में उसे अपने वाइफ के फोटो के पीछे नया क्लू मिलता है, जिस पर रियलिटी में 2 तरह का मैसेज छिपा होता है, जहां जिग्जॉ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे घर लौट जाना चाहिए। वहीं एरिक के लोकेशन का पता उस पूरे वर्डिंग में अजीब तरह से लिखे जी लेटर में है, और फिर उसे तुरंत चमकता है कि यही लेटर पहले टेस्ट में चाकू पर और दूसरे में उन बेड़ियों पर मेंशन था, और वहीं जिग्जॉ की फाइल में उस न्यूज क्लिपिंग में कैपिटल जी में गिडियन लिखा था, यानी कि ये वही फाइनल लोकेशन है, और वो तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हॉफमैन उसका चेहरा नजदीक से देखने के बाद उसे याद आता है कि ये वही वकील है जिसने उन्हें धमकी दी थी बदला लेने के लिए, इसीलिए शायद वो ये सब कर रहा है। एजेंट्स भी उन पिक्चर्स का पीछा करते हुए वहीं पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक खास जानकारी का पता चलता है कि इस पूरे प्रॉपर्टी का ओनर आर्ट ब्लैंक खुद है, और इसका को ओनर भी जिग्जॉ की वाइफ जिल खुद है। वहीं अब तक जितने भी लोग शिकार बने वो सभी आर्ट के क्लाइंट्स रह चुके हैं, जिसने उन्हें उनके क्राइम के लिए जेल होने से बचाया था। बिल्डिंग की और छानबीन करने पर उन्हें एक और रूम मिलता है, जहां जिग्जॉ के पपेट के साथ एजेंट पेरिस के लिए मैसेज होता है। मैसेज के अनुसार जिग्जॉ प्रेडिक्ट करता है कि एजेंट स्टॉर्म सून एक इनोसेंट के मरने का कारण बनेगा, और पेरिस का अगला कदम बहुत ही क्रिटिकल है। इससे पहले कि एजेंट पेरिस कुछ समझे, पुतले से रेजर शार्प ब्लेड्स शूट होता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। अपने पार्टनर के खून को देखने के बाद स्ट्रॉन का दिमाग एकदम सनक जाता है, पर तभी उसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग को देखने के बाद उसका दिमाग चमकता है कि आर्ट जॉन का प्रॉपर्टीज में पार्टनर था, यानी कि वही है जो जिग्जॉ का
नया शागिर्द है जिसने ये सारा गेम रचा। स्टॉर्म को लगता है जिल अब भी कोई खास जानकारी आर्ट ब्लैंक से रिलेटेड छिपा रही है, इसलिए उस पर बहुत तेज बरस पड़ता है और तभी जिल के जानकारी की मदद से एक नया क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल आर्ट जॉन का बिजनेस एसोसिएट था। दोनों ने मिलकर कुछ प्रॉपर्टीज खरीदे ताकि उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा सके, पर अपने बच्चे को खोने के सदमे के बाद उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जिल के नाम कर दी। हॉफमैन और एरिक को कैद करने वाला आर्ट ब्लैंक खुद है और जो जॉन से डिवोर्स के लिए जिल का वकील भी था। ये वही है जिसकी आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है जब रिक जिल के इंटरोगेशन के टेप देख रहा था। इन सब जानकारी के बेस पर उसे उस क्लिपिंग का दूसरा क्लिप मिलता है कि जिग्जो ने अपने पहले प्रॉपर्टी का नाम अपने होने वाले बच्चे के नाम पर लिखा था। यानी कि हो सकता है कि जिग्जो इसी कॉम्प्लेक्स से सारा ऑपरेशन चला रहा है। वो तुरंत बिना टीम के वेट किए वहीं के लिए निकल पड़ता है जहाँ रिक पहले ही पहुंच चुका होता है। एंटर करते ही रिक को एक और वार्निंग मिलता है पर वो बिना समझे इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टाइमर खत्म होने ही वाला होता है कि मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है कि आर्ट पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड नहीं बल्कि वो खुद इन सब में एक पपेट है। जैकेट निकालने पर पता चलता है कि मूवी के शुरुआत में दिखाया बंदा आर्ट ब्लैंक खुद था जिसका ये अगला टेस्ट है। पूरे ट्रैप को ध्यान से देखने के बाद अब उन्हें समझ आता है कि दरवाजा खुलते ही सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा जिसमें एक एक करके दोनों मारे जाएंगे। आर्ट ब्लैंक के टेस्ट के अनुसार अगर वो टाइमर खत्म होने से पहले कोई दरवाजा से नहीं गुजरा तो उनके आजादी का बटन एक्टिवेट हो जाएगा और वो सभी आजाद हो जाएंगे। यानी कि कैसे भी करके टाइमर खत्म होने से पहले उस किसी को दरवाजे से नहीं गुजरना है। जिग्जो के अजीब नियम के अनुसार आर्ट ब्लैंक एरिक को एक बुलेट के साथ गन देता है। एरिक एकदम घबराया, उसे समझ नहीं आता कि आखिर दरवाजे से कौन आने वाला है जिसके हाथ में उनकी जान लटकी है। इस तरफ रिक कुछ और आगे बढ़ता है जहाँ उसे सरप्राइजिंगली एक एम्प्टी बॉक्स मिलता है। वहीं स्टॉर्म भी पहुंच जाता है पर एंटर करने से पहले वो बैकअप टीम को रिपोर्ट करता है। उसके एंटर करते ही उसे पिछले पार्ट की जेफ की तस्वीर मिलती है और फिर तभी कहीं और जेफ दिखाई देता है और यहाँ मूवी का ट्विस्टिंग प्लॉट रिवील होता है। दरअसल ये मूवी पार्ट 3 के घटना के बाद नहीं बल्कि पार्ट 3 के साथ साथ चल रही घटना थी। यानी कि एक तरफ जेफ अपने बच्चे के कातिल तक पहुंचने के लिए जिग्जो के टेस्ट से गुजर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिक भी जिग्जो के पजल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा था। पूरी मूवी फ्लैशबैक में चल रही थी जब हॉफमैन जिग्जो के मैसेज को सुन रहा था, जिसका पहला क्लू आपको इससे समझेगा कि पूरे मूवी में जिग्जो या अमेंडा के मरने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। बोर्ड पर भी लेटेस्ट एविडेंस पार्ट 2 से होती है जो जिग्जो के हाइडआउट से ली गई थी, जिसके आखिर में जिग्जो भाग निकला। जो बोर्ड पर लेटेस्ट न्यूज है जिग्जो से रिलेटेड। दूसरा क्लू तब मिलता है जब हॉफमैन रिक को समझाता है कि एरिक को गायब हुए 6 महीने हुए और वहीं एलिसन को 4 दिन हो गए, जो कि पिछले पार्ट में भी सेम केस था। तीसरा जब एक ऑफिसर हॉफमैन को रिपोर्ट करता है कि एक और डॉक्टर मिसिंग रिपोर्ट की गई, वो इशारा दरअसल डॉक्टर लीन की तरफ था जिसे पार्ट 3 में जिग्जो ने अगवा किया था। चौथा की स्टॉर्म उसी जगह से शुरुआत करता है जहां से पार्ट 3 में जेफ ने किया था। पांचवा स्टॉर्म को जेफ की पार्ट 3 की पिक्चर मिलती है और आखिरी की रिक को वही एम्प्टी बॉक्स मिलता है जो पार्ट 3 में जेफ के लिए रखा गया था, जिसे पढ़कर जेफ ऑलरेडी आगे निकल गया होता है। अब यहाँ आर्ट ब्लैंक को सीसीटीवी से तीनों भी दिखाई देते हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं कि उनमें से कौन इस दरवाजे से गुजरेगा। जैसा कि पार्ट 3 में दिखाया था कि जेफ अमांडा को शूट कर देता है, स्टॉर्म उसी गन शॉट को फॉलो करते हुए जेफ के डायरेक्शन में बढ़ता है, वहीं रिक आर्ट ब्लैंक की तरफ। यहाँ सभी इस उम्मीद में होते हैं कि वो कुछ और समय रुक जाए क्योंकि कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं टाइमर खत्म होने को, पर उनकी उम्मीद पर पानी फिर जाता है क्योंकि रिक सीधे घुस आता है और डर के मारे गड़बड़ी में एरिक रिक को शूट कर देता है, पर उसके तुरंत बाद ट्रैप ट्रिगर हो जाने के कारण वो चपट कर मारा जाता है। वहीं बचाव में आर्ट रिक को शूट कर बैठता है और आखिर में बचा हॉफमैन बिजली के झटके से मरने ही वाला होता है कि मूवी स्टॉर्म की तरफ मुड़ जाती है। स्टॉर्म उसी डोर तक जा पहुंचता है जहां जेफ जिग्सॉ के टेस्ट में फेल होने के कारण हमेशा के लिए लॉक हो गया था, पर डोर लॉक होने पर उसे एलिसन का वही टिप याद आता है और वो इसी डोर का चाबी निकलता है। पर स्टॉर्म के एंटर करते ही जेफ उसे खतरा समझकर उस पर गन तान देता है, वही स्टॉर्म भी उसे खतरा समझकर उसे हड़बड़ी में शूट कर बैठता है। और अब जिग्सॉ और अमांडा की लाश देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि आखिर इन सब के पीछे कौन था, पर फॉर एन ऑडियंस हमें पता लगता है कि जिग्सॉ का प्लान कामयाब रहा। जिग्सॉ ने जानबूझकर दोनों का गेम एक साथ सेटअप किया ताकि अंत ऐसा
निकले। पार्ट 3 में जेफ को गन देने का कारण भी यही था कि जब वो स्टॉर्म को खतरा समझकर शूट करने बढ़े, स्टॉर्म उसे खतरा समझकर इन रिटर्न शूट कर दे। और इस तरह जिग्जॉ का वो प्रेडिक्शन भी कि स्टॉर्म के हाथों एक इनोसेंट मारा जाएगा वो भी सही साबित होता है। दोनों अब भी थोड़े होश में। रिक को लगता है कि ये सब आर्ट के बटन दबाने की वजह से हुआ, पर जिग्जॉ के आखिरी मैसेज को सुनने के बाद उसे समझ आता है कि शुरुआत से ये उसका टेस्ट था कि उसे समय से पहले दरवाजा से नहीं गुजरना था। अगर वो टाइमर खत्म होने के बाद गुजरता तो आज वो सभी बच गए होते, पर रिक के जुनून के पीछे सभी मारे गए। पर क्लाइमेक्स यहाँ एंड नहीं होता, क्योंकि अब 100 सीरीज का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स रिवील होता है कि इस पूरे मास्टरमाइंड के पीछे और जिग्जॉ का नया शागिर्द और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव हॉफमैन है। जेफ के बेटी को किडनैप करने वाला वही था, जिसका क्लू आपको उसके हाथ में उस टॉय से पता चलेगा जो पार्ट 3 में जेफ की बेटी के हाथ में देखा गया था। पार्ट 3 में जिस एनवेलप को देखने के बाद अमेंडा एकदम परेशान होने लगी, वो दरअसल हॉफमैन ने उसके लिए छोड़ा था। पार्ट 3 में एलिसन और लिन को किडनैप करने वाला भी वही था। उसने जानबूझकर रिक को घर जाने को कहा ताकि वो उसे दबोच सके अपने अगले टेस्ट के लिए। एलिसन के क्राइम सीन पर बुलेट पर रिक का फिंगरप्रिंट और एजेंट्स के लिए वो मैसेज और चाबी का टिप भी उसी ने छोड़ा था, ताकि एजेंट्स का ध्यान रिक पर जाए और वो उसका पीछा करते करते उसके ट्रैप में फंसे। हॉफमैन ने जानबूझकर एरिक को इतने दिनों तक जिंदा रखा अपने इस मास्टर गेम प्लान के लिए। एरिक को घसीटते हुए ले जाने वाला भी वो खुद ही था। पर इससे पहले कि स्टॉर्म को इसके बारे में पता चले, हॉफमैन बिना नजर आए गेम ओवर कहकर स्टॉर्म को वहीं हमेशा के लिए लॉक कर देता है। और अब मूवी करंट समय में मुड़ जाती है, जहां हॉफमैन जिग्जॉ का वही मैसेज सुन रहा होता है। और अब हमें जिग्जॉ के मैसेज का असली मतलब समझता है कि जिग्जॉ उसका भी बाप। उसे पहले से पता था कि हॉफमैन अपने किस इरादे को अंजाम दे रहा था। जिग्जॉ उसे मरते मरते भी धमकी दे जाता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अपने किए के लिए उसे भी अपने परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और फिर मूवी यहीं एंड हो जाती है। पर भाइयों, मूवी खत्म तो हो जाती है, पर इससे अब और भी कई सवाल उठते हैं, जैसे हॉफमैन जिग्जॉ का साथी कब बना। मूवी की शुरुआत में हॉफमैन चाहे फेक ही सही, पर वो एजेंट्स के सामने कैसे क्लेम करता है कि अमेंडा जिग्जॉ की साथी है, जबकि प्रीवियस पार्ट्स में ये कभी भी रिवील नहीं हुआ। वहीं स्टॉर्म को कैसे शक आता है कि उनमें से कोई जिग्जॉ से मिला हुआ है, और हॉफमैन कब से एजेंट्स के पीछे था, जबकि एजेंट्स तो पहली बार पार्ट 4 में देखे गए, और वो उन्हें मारना क्यों चाहता था। क्या पूरे सेटअप के पीछे सिर्फ हॉफमैन था या जिग्जॉ भी इसमें शामिल था। हमें ये तो पता चल गया कि अमेंडा को वो एनवेलप लिखने वाला हॉफमैन ही था, पर आखिर उसमें ऐसा था क्या कि वो इतना परेशान दिखाई देने लगी। जिग्जॉ के नियम के अनुसार वो अपने हर शिकार को पूरा मौका देता है, तो इन दोनों के केस में पति का मरना क्यों तय था, और आखिर में जिल के गले में वो अजीब सा चाबी किस लॉक का है। ये सारे सवाल का जवाब हमें आगे के सीक्वल में पता चलेगा। वेल, आई होप कि आपको पार्ट 4 तक की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, पर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। और अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इस वीडियो को प्लीज फेल ना होने दे, ताकि मैं अगला पार्ट बनाने का सोचूं। वहीं इस मूवी ने मेरे द हैंडमेडन एक्सप्लेनेशन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि भाई इसमें भी कई सारे ट्विस्ट निकले। वैसे आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्टिंग मूवी कौन सी है, सिवाय रेस 3 के? मुझसे अपने इंटरेस्टिंग विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।